बॉलीवुड फिल्में इंडियन लड़कियों को टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना रही है। ये है अंकिता, एक 21 साल की लड़की जो शुगर बेबी है एक 49 साल के आदमी निखिल की। जब उससे सवाल पूछा गया कि वो इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, उसका कहना था मैं काफी हेल्पलेस थी, अकेली पड़ गई थी और मेरे पास जॉब भी नहीं था, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए। मेरी फैमिली की खुशी के लिए मेरा खुश रहना जरूरी है। ये जवाब था गुरुग्राम की एक मैरिड औरत का जब उसके हुकअप पार्टनर ने उससे पूछा कि तुम शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ हुकअप क्यों कर रही हो, अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही हो, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, हैविंग सेक्स आउटसाइड ऑफ द मैरिज, हैविंग अ शुगर डैडी जो तुम्हारे सारे अय्याशों के पैसे भरे। ये सब कुछ इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहा है एंड द स्टैट्स आर वेरी कंसर्निंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार 40% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड के अलावा बाकी मेन के साथ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं। और एक दूसरे सर्वे से ये पता चला कि हर 10 में से 7 मैरिड औरतें अपने हस्बैंड्स को बस इसीलिए चीट करती है क्योंकि वो घर के कामों में उनकी मदद नहीं करते। नाउ Who is to blame? Well, हम चाहे या ना चाहे बॉलीवुड इंडियन गर्ल्स का ब्रेन वॉश कर रही है क्योंकि बॉलीवुड जिस तरीके से अपने मूवीज में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखा रही है उसमें काफी मेजर फ्लॉज है। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. एक तो 14 की थी मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुकुल। Nobody stays virgin for this long. 2022 में रिलीज हुई मूवी वर्जिन भानुप्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि यंग गर्ल्स को अपना वर्जिनिटी जितना जल्दी हो सके लूज कर लेना चाहिए, भले ही फोर्सफुली क्यों ना करना पड़े। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसमें लिटरली एक सीन है जिसमें एक्ट्रेस मेल लीड को सेक्स करने के लिए फोर्स कर रही है, सेइंग अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। आप अभी रिसेंटली रिलीज हुई थैंक यू फॉर कमिंग मूवी भी देख लो। पूरी मूवी इस पे बेस्ड है कि भूमि के कैरेक्टर को ऑर्गेज्म फील करना होता है जो वो फाइनली कर भी लेती है, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि वो लड़का कौन था तब वो ये बोलती है। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, राहुल के साथ भी थी और वो रबड़ी वाले के साथ भी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, एक लड़की डेफिनेटली ऑर्गेज्म डिजर्व करती है और ये मैसेज इस मूवी में जो कम्युनिकेट किया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑर्गेज्म चाहिए तो रैम्पेंटली डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स करो, ये मैसेज किस हद तक सही है। एंड हैविंग सेक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? इन दोनों भी मूवीज में अगर आप देखोगे तो फीमेल लीड को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, एक ट्रू सिंबल ऑफ फेमिनिज्म बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग का तो पूरा मार्केटिंग ही फेमिनिज्म छोड़ दो, स्मैशिंग पेट्रियार्की के अराउंड बेस्ड था। Best way to smash patriarchy is to achieve something. मतलब मूवी में क्या बताया जा रहा है और स्मैशिंग पेट्रियार्की, इसके बीच में मेरे हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है। What do you think about this? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो 2016 की हिट मूवी डियर जिंदगी भी काफी सेलिब्रेट की गई थी फॉर इट्स मैसेज ऑन मेंटल हेल्थ, लेकिन उसमें भी एक काफी टॉक्सिक बिहेवियर था जिसे मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। मूवी में आलिया का कैरेक्टर कायरा अपने चाइल्डहुड लव सिड को चीट करती है। Hey. I slept with रघुवेंद्र। और रघुवेंद्र नाम के फिल्म मेकर के साथ हुकअप करके उससे अटैच हो जाती है, लेकिन फिर रघुवेंद्र जब उस पर चीट करके किसी और से शादी कर लेता है। किसकी मंगनी हो गई? रघुवेंद्र की। कब? पिछले हफ्ते। तब ऐसा बताया गया है मूवी में कि कायरा ट्रॉमा में चली जाती है और फिर पूरी मूवी उसी के बारे में है कि वो अपने ट्रॉमा से कैसे हील करती है। सो बेसिकली कायरा को विक्टिम बताया गया है, जबकि चीटिंग तो कायरा ने भी सिड के साथ की, पर पूरी मूवी में उस पर इतना हाईलाइट नहीं किया गया। क्या इसका मतलब ऐसा है कि लड़की के साथ हुआ तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, पर वही किसी मेल के साथ हुआ तो सब कुछ ओके है? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसके पहले डोंट यू थिंक वुमेन का ऐसा सो कॉल्ड बोल्ड पोर्ट्रेयल वुमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी डेंजरस हो सकता है, स्पेशली साइबर क्राइम एंड कॉल फ्रॉड्स के लिए जिसके प्राइम टारगेट्स काफी बार औरतें होती है। इसीलिए अभी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस जितना हो सके स्पैम और अनवांटेड कॉल्स अवॉइड करें, लेकिन वी ऑल नो इन्हें अवॉइड करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। बट डोंट वरी, गेट कॉन्टैक्ट लाया है इस प्रॉब्लम के लिए काफी यूनिक सोल्यूशन। ये ऐप का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें आप देख सकते हो कि लोगों ने आपका नंबर अपने फोन बुक में किस नाम से सेव किया हुआ है, विच इज द मोस्ट फन। जैसे मेरा आप देख सकते हो कितने वियर्ड नेम से सेव किया है, निकिता किडो CST, बैक ऑफिस गेट सेट जॉब्स। इतने फनी नेम्स क्यों यार, मेरा नाम निकिता ठाकुर है। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये स्पैम कॉल्स को भी ब्लॉक कर सकता है और आपके कॉल आंसर करने से पहले ही कॉल आइडेंटिफाई भी कर सकता है, विच इज ग्रेट। मैंने गेट कॉन्टैक्ट ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे जरूर चेकआउट करना। और ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या फिर ऐप गैलरी पर भी मिल जाएगा।
ना कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एक और काफी कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। मेड इन हेवन में लीड एक्ट्रेस तारा अपने ऑलरेडी एंगेज बॉस को सेड्यूस करती है और उस एक्ट को रिकॉर्ड करके वो बॉस को अपनी शादी तोड़ के उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन फिर उसका हस्बैंड उस पर चीट करता है और कुछ टाइम बाद वो डिवोर्स फाइल करके एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है। बट इस नए लड़के के साथ रिलेशन में होने के बावजूद वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिजिकल होती है ताकि उसे उसका एक बंगलो एलिमनी में मिल जाए। और ये सब होने के बाद जब उसका करंट पार्टनर उससे जवाब मांगता है तब वो कहती है, डोंट एवर थिंक यू कैन टेक दैट डिसीजन फॉर मी। Please don't think you can ever make that decision for me. मतलब ये कैसा फेमिनिज्म है? अपने पार्टनर के लिए लाइफ कंट्रोल करना ये बेशक गलत है, पर पार्टनर की गलती करने पर उससे एक सवाल पूछना ये तो हर किसी का राइट है। इसमें कंट्रोल कहाँ से आता है? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग को तो कितना कैजुअली दिखाया जाता है। इसी साल रिलीज हुई वेब सीरीज जी करदा में दिखाया है कि एक्ट्रेस अपने एक वेडिंग फंक्शन के दौरान ही उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। सेम लाइंस पे ही लिपस्टिक अंडर में बुरखा की एक फीमेल लीड भी अपने ही एंगेजमेंट के दौरान एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। फिर 4 मोर शॉर्ट्स में दामिनी का कैरेक्टर जो अपने अबॉर्शन के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फिजिकल होने के लिए मना करती है बिकॉज शी इज नॉट रेडी, लेकिन फिर वही दामिनी अपने उसी बॉयफ्रेंड पे चीट करती है और किसी और के साथ फिजिकल हो जाती है। एंड सबसे वियर्ड बात, जब वो उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तूने मुझ पे चीट क्यों किया, तो वो लड़की उसी पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितने जजमेंटल हो, मुझे जज क्यों कर रहे हो। भाई साहब चल क्या रहा है? एंड सबसे कंसर्निंग बात ये है ना कि इन तीनों भी कैरेक्टर्स को उनके टॉक्सिक बिहेवियर का बिल्कुल भी अफसोस करते हुए नहीं दिखाया गया है। मतलब बेसिकली मूवीज के हिसाब से एक लड़की अपने फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, भले ही उसके लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड को चीट क्यों ना करना पड़े और 10 रैंडम लोगों के साथ क्यों ना रहना पड़े। एंड दैट बिहेवियर इज शोन एज द पोस्टर कवर ऑफ फेमिनिज्म। बट इज दिस रियली फेमिनिज्म? दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म। टॉक्सिसिटी ही एक वो चीज है जो मेरे हिसाब से जेंडर न्यूट्रल है। लड़का भी टॉक्सिक हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मतलब चलो आप इसी जगह पे एक लड़के को रख के देखो, अगर एक लड़का माइंडलेसली मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हुकअप करता है रिलेशनशिप में होने के बावजूद या अदरवाइज भी, तो उसकी भी कोई तारीफ नहीं करता है। उस लड़के को भी तो टॉक्सिक ही समझा जाता है जिससे लड़कियां दूर रहती है। सो यहाँ पे फेमिनिज्म और इक्वल राइट्स की बात ही कहाँ से आती है? और कम से कम बच्चों में तो ये टॉक्सिक माइंडसेट फैलाना छोड़ दो। थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में ही एक सीन है जिसमें स्टार्ट में स्कूल का एक ड्रामा चल रहा होता है, जब भूमि का चाइल्डहुड प्ले करने वाली कैरेक्टर सबके सामने स्टेज पे चिल्लाती है कि नहीं, बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते, बच्चे तो सेक्स करके पैदा होते हैं। ऐसे नहीं होते बेबीज, पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। फिर मूवी के एंड में भूमि बच्चों के स्कूल में जाकर स्टेज में एक बहुत ही बकवास सा स्पीच देती है जिसका बेसिक मीनिंग होता है स्मैश पेट्रियार्की। लेकिन भूमि की इसी स्मैश पेट्रियार्की के बकवास स्पीच से मोटिवेट होकर ऑडियंस से एक छोटी बच्ची उठ के बोलती है, नहीं पहननी मुझे ब्रा। एक दूसरी बच्ची उठ के बोलती है, नहीं करना मुझे पैरी पौना। दूसरा लड़का उठ के बोलता है, नहीं पढ़ना मुझे मैथ्स। क्या नॉनसेंस है? आप मुझे बताओ, अगर ये मूवी एक कोई 12-15 साल की बच्ची देखती है, बच्चा भी देखता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर उसे एक एजुकेटेड मॉडर्न वुमेन बनना है तो ऐसे करो, ब्रा पहनना और पैरी पौना करना छोड़ दो, जो कि ट्रेडिशनल चीज है, उसमें पेट्रियार्की कहाँ से आती है। एंड याद रखना, आप चाहो या ना चाहो, यही बॉलीवुड फिल्म में आपके सोच को कंट्रोल कर रही है। हाल ही में एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक ऑक्सफैम इंडिया ने बॉलीवुड की 2009 से 2018 तक की मूवीज को स्टडी किया। इन मूवीज में 3 इडियट्स, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस ऐसी कुछ प्रोमिनेंट फिल्म्स थी। जिस सर्वे में ये मालूम पड़ा कि बॉलीवुड की 88% मूवीज में वुमेन को बहुत ज्यादा नाइव यानी कि भोली, फ्रैजाइल और अनरीजनेबल यानी कि बेवकूफ बताया जाता है। इसके साथ ही इन मूवीज में वुमेन को उसके क्लोथिंग्स और एक्शन से काफी ज्यादा सेक्सुअली रिवीलिंग भी बताया जाता है। अब इसके बाद वुमेन के ऐसे पिक्चराइजेशन से बॉलीवुड में जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है उसे जानने के लिए ऑक्सफैम ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की मोस्टली रूरल एरियाज में सर्वे किया। तब उन्हें काफी शॉकिंग रेवलेशंस मिले। उन्हें पता चला कि 70% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि औरतों को जिस तरीके से बॉलीवुड में दिखाया जाता है, औरतें रियल लाइफ में भी वैसे ही होती है। मतलब वो ये मानते हैं कि जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि लड़कियां नाइव, फ्रेजाइल और बेवकूफ और सेक्सुअली रिवीलिंग कपड़े पहनने चाहिए, वैसा वाकई में होता है। इनफैक्ट रूरल लड़कियां तो खुद ऐसे वुमेन के पोर्ट्रेयल को अप्रिशिएट भी करती थी। दैट इज हाउ स्ट्रांगली दीज मूवीज कैन फॉर्म योर पर्सपेक्टिव।
फेमिनिज्म छोड़ो, मीडिया और मूवीज का ये इम्पैक्ट आप एकदम बेसिक से बेसिक चीज है जैसे कि स्किन कलर, फिगर, इन सब में भी देख सकते हो। इंडिया में अनगिनत ऐसे एड्स बने हैं जहां पर एक गोरी लड़की को सक्सेसफुल एंड मोर डिजायरेबल और एक सांवली लड़की को अनसक्सेसफुल बताया जाता है। मुझे बताओ, क्या इसके बाद से इंडिया में यही सेम माइंडसेट नहीं फैल गया था? सेम हुआ जीरो फिगर के मामले में भी। 2008 में टशन मूवी के लिए करीना कपूर ने इस ट्रेंड को शुरू किया, जिसके बाद से एक माइंडसेट बन गया कि सिर्फ वो लड़कियां जिनका जीरो फिगर होता है वो ही ज्यादा डिजायरेबल होती है। अब ऐसे में जब बॉलीवुड का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इंडिया की जनता पर, ऐसे में अगर बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पर हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गोल्ड डिगिंग, इस सब को नॉर्मलाइज करेगा तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना सिवियर होगा क्या हो रहा है। आप रिसेंटली फेमस हुए कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ले लो, फ्री द निपल्स या बर्न द ब्रा मूवमेंट। जब ये मूवमेंट फेमस हुआ था, कई आम लोग भी और सेलिब्रिटीज भी इस मूवमेंट को फॉलो करने लग गए थे। So yes, I am a burn the bra kind of feminist. I'm a feminist, honestly speaking. I could burn my bra any second. जैसे कि दीपिका मल्होत्रा, जो बर्न द ब्रा मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 3 दिनों तक लगातार बिना ब्रा पहने ऑफिस जा रही थी। फिर सोनाली चोपड़ा, जो पहली फीमेल सेलिब्रिटी थी जिन्होंने बर्न द ब्रा मूवमेंट को लेकर इंस्टा पे फर्स्ट पोस्ट किया था। और इसके अलावा मिट जाए हम सॉन्ग की सिंगर अनुष्का मनचंदा ने तो अपनी न्यूड पिक्स ही पोस्ट कर दी थी और निपल फ्री रहने को खुद का फंडामेंटल राइट बताया था। पर मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, इनके ब्रालेस होने से इन्हें इक्वालिटी कैसे मिल रही है? इट लिटरली मेक्स जीरो सेंस एंड दिस इज बिकॉज बर्न द ब्रा मूवमेंट जैसे आपके सामने रखा गया है वो गलत है। इसका असली नाम बल्कि था फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट और उसके पीछे का रीजन भी कम्प्लीटली डिफरेंट था। एक्चुअली 1950s के दौरान तक यूएस में वुमेन को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था, वो खुद का घर भी नहीं खरीद सकती थी और फीमेल होने की वजह से उन्हें जॉब्स तक नहीं मिलता था और गलती से मिल भी जाए तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी उसे फायर कर दिया जाता था। तो ऐसे ही कॉज के लिए कुछ 100 औरतों ने उस टाइम मिस अमेरिका पैजेंट का विरोध करने के लिए फ्रीडम ट्रैश कैन नाम का एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसमें उन औरतों ने खुद के मॉप्स, लिपस्टिक्स, हाई हील्स जैसे खुद की चीजें फेंकी थी जो यूजुअली वुमेन को स्टीरियोटाइप करती थी। फिर उन्हीं 100 औरतों में से एक औरत ने अपना खुद का ब्रा उतार कर उस ट्रैश कैन में डाल दिया और तब से कुछ लोगों ने इसे बर्न द ब्रा मूवमेंट बुलाना शुरू कर दिया। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि लड़कियों को ब्रा नहीं पहनना है क्योंकि लड़के भी तो नहीं पहनते। दिस लिटरली मेक्स जीरो सेंस एंड जितने जल्दी आप ये समझो उतने ही जल्दी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने आप को बॉलीवुड के इस फ्लॉड कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म से दूर रख पाओगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, बॉलीवुड ने ऐसी भी कई सारी कहानियां बनाई हैं जिसमें ट्रू फेमिनिज्म दिखाया है। इंग्लिश विंग्लिश, चक दे इंडिया, पिंक, थप्पड़, क्वीन, ये मेरे कुछ फेवरेट मूवीज थे जिनके फीमेल लीड्स काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थे और एक सही मैसेज लोगों को दे रहे थे। इन मूवीज में जिस तरीके से औरतों को एम्पावर होते हुए बताया है वो मेरे हिसाब से एक ट्रू आइडिया ऑफ फेमिनिज्म है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बॉलीवुड की कई सारी फिल्में आउट एंड आउट टॉक्सिक फेमिनिज्म प्रमोट करती है? एंड आपको पर्सनली कौन सी मूवीज, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग पर्सनली गलत लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट बॉलीवुड, मेरे क्वेश्चन का जरा जवाब देना। राखी सावंत, उर्फी जावेद और अभी का लेटेस्ट औरी, इनका काम क्या है? इनकी लेटेस्ट मूवी या सॉन्ग कब रिलीज हुआ था? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं। लेकिन आप अभी अपना इंस्टाग्राम खोलो, आपके फीड पे इनके हजारों वीडियोस आ जाएंगे। कैसे? इंडिया का फेक पापराजी कल्चर। सीधे शब्दों में बोलूं तो इनके पिक्चर्स आपके फोन में इसीलिए आते हैं क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज अपनी एक पिक्चर खिंचवाने के लिए 50,000 रुपए तक देते हैं। यस, पापराजी की एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें ये काम कैसे करते हैं, ये कितने पैसे बनाते हैं, बेसिकली पूरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले गेट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, ये जानने के लिए कि लोगों ने आपका नंबर अपनी फोन बुक में किस नाम से सेव किया है। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गेट कॉन्टैक्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना। एंड प्लीज लोगों को बॉलीवुड के टॉक्सिक फेमिनिज्म से अवेयर करवाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ताकि वो भी समझे कि बॉलीवुड उनके माइंड के साथ कैसे खेल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।